नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरू करते हैं हम न्यूज के डिस्कशन के साथ। जहां पर सबसे पहली न्यूज एंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा डिस्कस्ड न्यूज भी अगर हम कहें इस पूरे वीकेंड में जो रही, दैट वाज अबाउट हिंडनबर्ग। सो हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये एलिगेशन किया है अगेंस्ट सेबीज चेयरमैन माधवीपुरी बुच, कि उनका स्टेक रहा है इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज जो अदानी के स्कैंडल में जो जिसका हाथ रहा था, ऐसा उन्होंने एक्यूजेशन यहाँ पर लगाया है। तो दे आर स्टिल कॉलिंग द अदानी सागा स्कैंडल, एंड उसी का कंटिन्यूएशन काइंड ऑफ वो यहाँ पर एलिगेशन सेबी के चेयरपर्सन जो है उन पर यहाँ पर लगाते हुए नजर आया इन अ पोस्ट दैट दे मेड। परसों रात को उन्होंने ये जो पोस्ट है वो की थी। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को ये कहा कि एक विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट उन्होंने शो किया है, एंड उसके हिसाब से जो सेबी चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनका और उनके हस्बैंड का स्टेक रहा है इन सम ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज जो यूज किए गए हैं फॉर अदानीज मनी साइफरिंग स्कैंडल। तो ये उनका एलिगेशन, ओवरऑल एलिगेशन ये रहा है। बहुत सारी चीजें उन्होंने रिपोर्ट में बात की है। जो रिपोर्ट है दैट आल्सो सेड कि उन्होंने प्रीवियसली नोट किया था कि अदानी का टोटल कॉन्फिडेंस रहा था सेबी का इन कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट विदाउट एनी रिस्क ऑफ सीरियस रेगुलेटरी इंटरवेंशन। तो उनका एक काइंड ऑफ एक एलिगेशन ये है कि अदानी के केस में सेबी ने कुछ किया नहीं, बिकॉज सेबी के चेयरपर्सन खुद इन्वॉल्व थे इन द मनी साइफनिंग जो यहाँ पे हुआ है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से थ्रू दिस रिपोर्ट। माधवीपुरी बुच और उनके जो हस्बैंड है धवल बुच, उन्होंने ये सारे एलिगेशंस जो है वो डिनाई किए हैं, जो हिंडनबर्ग ने अपने रिसर्च में अपने रिपोर्ट में बताए थे। एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने एंड देन सेबी ने भी क्लैरिफिकेशन दिए हैं, एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वो एक डिटेल्ड जो स्टेटमेंट है वो भी इन ड्यू कोर्स जो है यहाँ पर इशू करेंगे। इसी पर सेबी ने अगेन जो है अपना स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। सेबी ने अर्ज किया है इन्वेस्टर्स को टू स्टे काम एंड फॉलो ड्यू डिलिजेंस इन दिस एनवायरनमेंट, जहां पर हिंडनबर्ग ने ये एलिगेशंस उनके चेयरपर्सन पर लगाए हैं। तो सेबी ने भी एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि दे आर टेकिंग स्टेप्स टू रियश्योर इन्वेस्टर्स कि जो मार्केट सेंटिमेंट है वो भी स्टेबलाइज्ड मैनर में ही रहे। इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक प्रेस रिलीज कल इशू किया था। इन्वेस्टर्स को काम रहना चाहिए एंड ड्यू डिलिजेंस पूरा एक्सरसाइज करना चाहिए बिफोर रिएक्टिंग टू एनी सच रिपोर्ट्स बाय एनी एजेंसी, ऐसा उन्होंने कहा है। इन्वेस्टर्स ने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डिस्क्लेमर हिंडनबर्ग रिसर्च ने दिया है इन देयर रिपोर्ट, जहां पर उन्होंने कहा है कि उनके कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी हो सकते हैं इन सिक्योरिटीज कवर्ड इन दिस रिपोर्ट, तो उस पर गौर करना चाहिए, ऐसा सेबी ने यहाँ पर कहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये भी क्वेश्चन किया कि सेबी ने जो हैंडलिंग किया था ऑफ द अदानी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, तो उस पर भी उन्होंने उंगली उठाई है यहाँ पर। एंड इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च को दिया था इन द अदानी केस। तो इस पर उन्होंने जो है वो अगेन दे हैव मेंशन्ड दैट इन देयर रिपोर्ट, एंड सेबी ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि उन्होंने काफी डिलीजेंटली सारे इन्वेस्टिगेशन के एलिगेशंस जो है वो इन्वेस्टिगेट किए थे, एंड 23 आउट ऑफ 24 इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट भी हुए थे। सब्सटैंशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन उसमें इन्वॉल्व था। तो सेबी ने भी अपने और से ये स्टेटमेंट दे दिया है कि उन्होंने सारी चीजों का कॉग्निजेंस लिया था। अब ये सारे सागा में क्या सही है क्या गलत है, दैट्स नन ऑफ माय माय एरिया टू कमेंट ऑन दैट। मैं बस यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हिंडनबर्ग ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं अपने रिपोर्ट में, एंड उस पर सेबी ने क्या यहाँ पर कहा है। बहुत सारी चीजें अभी आने वाले दिनों में क्लियर होंगी रिगार्डिंग द फैक्ट्स अबाउट द केस, बट इट सीम्स कि थोड़ा बहुत हिंडनबर्ग की तरफ से जो चीजें बताई गई है, दे सीम टू बी अ बिट विंडिक्टिव इन अ सेंस कि वो एक काइंड ऑफ वे में रिएक्ट कर रहे हैं टू व्हाट सेबी डिड इन दी अदानी केस। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या चीजें सही थी क्या गलत थी। शायद आने वाले कुछ दिनों में मे बी उस पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आए, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस केस आर फ्यूल्ड फ्रॉम पर्सनल वैंडेटा, जो किसी भी इन्वेस्टर का, किसी भी मार्केट रेगुलेटर का, या फिर किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट का होगा इसमें। पर फैक्ट्स क्या है इस केस में, वो सारी चीजें जो है वो आने वाले दिनों में ही हमें क्लियर होंगी। गारमेंट सेक्टर के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर दिए हैं। थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी है वो वरिंग चीज है बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश क्राइसिस, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं बांग्लादेश में, उसी के चलते फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर कमेंट की कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है करंटली इन द सेगमेंट, इन द गारमेंट सेक्टर, एंड ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग सा है इस सेक्टर के लिए करंटली। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ डिस्कशंस किए विद टेक्सटाइल गारमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन बांग्लादेश, जो मेनली तमिलनाडु के स्टेट से है, एंड जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इन गुड फेथ रहे हैं, एंड वो एक्सपोर्ट्स जो है वो बांग्लादेश की ओर से भी वहां पर इंक्रीज हुए हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लम यहाँ पर बना सकती है इन द शॉर्ट टर्म। इंडिया का जो टेक्सटाइल कंपनीज है जो इन्वेस्ट करते हैं इन द बांग्लादेश रेडी गारमेंट सेगमेंट, तो वो कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हैं टू मेंटेन देयर प्रोडक्शन फ्लोस। अगर हम इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन देखें तो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर एक सिंगल बिगेस्ट एक्सपोर्ट अर्नर है फॉर बांग्लादेश, लेकिन इट इज ओनली 3.35% ऑफ इंडियाज आउटबाउंड शिपमेंट्स इन FY24। तो ओवरऑल इंडिया के आउटबाउंड शिपमेंट्स के कंपैरिजन में काफी छोटा नंबर है ये। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर सेड कि शी इज होपिंग कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो चीजें जो है वो जल्दी से जल्दी सेटल करे, ताकि सिचुएशन जो है वो जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज हो सके। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। सबसे पहले अपडेट जो यहाँ पर होगी, सबसे पहली न्यूज जो यहाँ पर होगी, दैट इज अबाउट कॉफी डे एंटरप्राइजेस। तो एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑर्डर कर दिए हैं अगेंस्ट कॉफी डे एंटरप्राइजेस। इसका मीनिंग क्या होता है? कॉफी डे एंटरप्राइजेस जो कैफे कॉफी डे नाम से बहुत सारे कॉफी आउटलेट चलाती थी इंडिया में, तो ये एक कंपनी है जिस पर बहुत सारा डेट आ गया है। अब जो इंडिया में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है, आईबीसी कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके तहत जो प्रोविजंस है वो ये अलाउ करते हैं कि अगर कॉफी डे एंटरप्राइजेस ने किसी से लोन लिए हैं तो वो इनिशिएट कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी। जहां पर जो भी लेंडर्स है उनका ये एक अप्रोच रहेगा कि अगर हम कंपनी को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास ले जाएं तो कंपनी के असेट्स बेचकर जो भी पैसे आएंगे उससे उन्हें कुछ ना कुछ पैसे वापस मिल जाएंगे ऑफ द अमाउंट दैट दे हैव लेंट टू द कंपनी। तो दिस इज हाउ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स वर्क्स। एंड जो एनसीएलटी है इस पर ये अपील करनी होती है, एंड एनसीएलटी ने यहाँ पर ये अपील जो है वो एक्सेप्ट कर दी है। तो बेंगलुरु का जो बेंच है ऑफ एनसीएलटी, उन्होंने ये प्ली जो है बाय आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज, जिनका क्लेम है ऑफ डिफॉल्ट ऑफ 228 करोड़, तो उनकी तरफ से जो ये इंसॉल्वेंसी की प्ली है वो एक्सेप्ट कर दी है, एंड एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने को यहाँ पर कहा है। तो कॉफी डे एंटरप्राइजेस जो अपने मेन बिजनेस के अलावा एक रिजॉर्ट भी ऑपरेट करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है, दे आर ऑल्सो एंगेज इन द सेल एंड परचेस ऑफ कॉफी बीन्स एज वेल। तो इनका काफी सारे मेजर डिफॉल्ट्स कुछ साल पहले ही चालू हो गए थे, लेकिन उन्होंने मेनली रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के कूपन पेमेंट्स पर भी डिफॉल्ट किया था रिसेंटली, एंड इसी के चलते चीजें जो है वो कंपनी के लिए मुश्किल हो गई थी। कॉफी डे एंटरप्राइजेस ये ट्रबल में आने लगी आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फाउंडर वीजी सिद्धार्थ, जो जुलाई 2019 में हुई, लगभग 5 साल पहले हुई थी। उसके बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई है कंपनी में। उनकी वाइफ मालविका हेगड़े हैड टेकन ओवर द कंपनी, जिसके बाद बहुत सारी चीजें बहुत सारे ऑपरेटर्स में या फिर इवन मीडिया आउटलेट्स में बहुत सारा इमेज वॉशिंग की भी तकनीक जो है वो अपनाई गई थी बाय द कंपनी। एंड इसी के बाद अब जाके जो चीजें आई हैं यहाँ पर यही क्लियर हो रहा है कि मोस्टली जब भी इंसॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के प्रोसीडिंग्स आते हैं तो जनरली इक्विटी इन्वेस्टर्स डोंट गेट एनीथिंग। मोस्ट ऑफ द कंपनीज असेट्स आर यूज्ड टू जस्ट फुलफिल द लेंडर्स के जो ड्यूज है उनको फुलफिल करने में ही जाते हैं मोस्ट केसेस में, एंड वो पैसे भी कम पड़ जाते हैं टू फुलफिल दोस ड्यूज। सो ऑब्वियसली इक्विटी इन्वेस्टर्स को इसमें जनरली कुछ मिलता नहीं है। मे बी इन दिस केस ऑल्सो अभी जब इंसॉल्वेंसी प्लान सामने आएगा तब क्लियर होगा, बट मोस्ट केसेस में द इक्विटी इज कंप्लीटली रिटर्न डाउन ऑफ द कंपनी। अगली न्यूज है अबाउट अमारा राजा बैटरीज। तो अमारा राजा ने इनॉग्रेट किया है ईवी बैटरी पैक प्लांट। ये अनाउंसमेंट उन्होंने हाल ही में की, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू कमेंस सेल मैन्युफैक्चरिंग इन द नेक्स्ट ईयर। तो अमारा राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज जो एक सब्सिडरी है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी की, तो उन्होंने ये इनॉग्रेशन किया है ऑफ बैटरी पैक प्लांट विच इज इन तेलंगाना। एंड ये जो प्लांट है दैट विल बिल्ड लिथियम आयन बैटरी पैक्स विच विल बी सप्लाइड टू मेजर ईवी ओईएम्स। तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको ये सप्लाई किया जाएगा,
एंड अलॉन्ग विथ बीइंग यूज फॉर स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स के लिए भी ये यूज होगा, तो ईवीज के लिए भी होगा एंड नॉर्मल एनर्जी स्टोरेज के लिए भी होगा। जो फर्स्ट फेज है ऑफ द बैटरी पैक प्लांट वो इनॉग्रेट हो गया है विद द करंट कैपेसिटी ऑफ 1.5 गीगावाट आवर्स, एंड इसका स्केलिंग अप होगा अप टू 5 गीगावाट्स वंस दिस इज कंप्लीट। एंड कंपनी ने फाउंडेशन भी ले किया है फॉर कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट, CQP जिसे कहते हैं, दिस इज फॉर सेल मैन्युफैक्चरिंग। एंड एक और चीज जो कंपनी ने अनाउंस किया दैट इज कि अलोंग विद द बैटरी पैक प्लांट का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन फॉर CQP, अमर राजा ने MOU साइन किया है विद पियाजियो। तो पियाजियो जो एक इटालियन कंपनी है उनके साथ वो डेवलप करेंगे टू सप्लाई LFP विच इज लिथियम आयन phosphate cells and chargers for EV three wheelers along with developing cells and battery packs for two wheelers as well। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है हमारा राजा कंपनी में, एंड उन्होंने सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड ये जो बैटरी पैक के जो प्लांट्स किए हैं दे आर लुकिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट steps in the company's future, and this is what their announcements also reflect। recently उन्होंने ईथर एनर्जी के साथ भी एक MOU जो है वो साइन किया था। so lot of steps being taken by the company in the EV segment। अगली न्यूज है रिगार्डिंग महिंद्रा। तो महिंद्रा जो है दे आर ट्राइंग टू सेट अप अ न्यू EV मैन्युफैक्चरिंग हब इन केरला एज पर अ रिपोर्ट। तो केरला is known for high EV penetration, and ये एक significant boost हो सकता है उनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी। एंड दिस सीम्स टू बी कि फ्यूचर में जाके वो ये अनाउंसमेंट शायद महिंद्रा कंपनी आगे करेगा। केरला ऑलरेडी लीड्स द नेशन इन पैसेंजर व्हीकल EV पेनिट्रेशन, जो करंटली 5.2% है केरला में, जबकि सेकंड नंबर पर दिल्ली है एट 3.2% एंड कर्नाटका एट 3.1%। जो केरला की स्टेट है दैट आल्सो हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एट 13.5%। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इन प्लेस है फॉर द कंपनी अगर उनको यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करना है। इसके अलावा केरला में कुछ और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस आल्सो इंक्लूड कंटेनर पोर्ट जो पास ही में रहेगा, एंड एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड EV इकोसिस्टम है फॉर EV चार्जिंग, तो दैट आल्सो प्रोवाइड्स अ वेरी एडिशनल बूस्ट टू द कंपनी। कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स Q1 FY25 के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट लगभग डबल हो गया है 256 करोड़। रेवेन्यू हैज आल्सो इंक्रीज बाय 45%। अगर हम EBITDA की बात करें तो वो 383 करोड़ हो गया है, ग्रोइंग 23.4%। EBITDA मार्जिन में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई है इन दिस क्वार्टर। टोटल 34 न्यू डोमिनोज के स्टोर्स ओपन हुए हैं इन दिस क्वार्टर, एंड 52 नेट स्टोर्स ऑफ ऑल अदर ब्रांड्स एज वेल कंबाइन किए तो 52 नेट स्टोर्स उन्होंने ऐड किए हैं। कंपनी ने Q1 रिजल्ट के साथ ये भी शेयर किया है कि उन्होंने एक रिसेंट माइलस्टोन क्रॉस किया है ऑफ 3000 स्टोर्स एट ग्रुप लेवल एंड 2000 डोमिनो स्टोर्स इन इंडिया। अगर हम लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की बात करें तो वो भी कह सकते हैं कि ओवरऑल अच्छी रही, क्योंकि डिलीवरी की LFL ग्रोथ जो है दैट वाज 12% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, सो दैट्स अ वेरी गुड नंबर फॉर लाइक ग्रोथ। अगर हम इंडिया सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो वो 9.9% से इंक्रीज हुआ है JFL इंडिया का, जबकि डोमिनोज जो है वो 8.5% ऑन ऑर्डर ग्रोथ जो है उसकी 8.5% दिखी है ऑफ द टोटल 16%। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो QSR सेगमेंट हैज नॉट डन वेल इन द लास्ट 1-2 years। तो ऐसे में ये Q1 के रिजल्ट्स कंपनी के लिए काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ पॉजिटिव होना दैट्स अ गुड स्टार्ट फॉर द कंपनी अगर उनको आगे अच्छे नंबर्स पोस्ट करने हैं। अगला रिजल्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। 31% से इंक्रीज हुआ है कंपनी के प्रॉफिट में इन द फर्स्ट क्वार्टर। रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 13%। अगर हम कंपनी के जो ग्रोथ है किस चीज को एट्रीब्यूट की जा रही है उसकी अगर हम बात करें तो बोथ पेशेंट वॉल्यूम्स एंड टेस्ट वॉल्यूम दोनों अच्छे से बढ़े हैं बाय 6.9% एंड 9.7% रिस्पेक्टिवली। जून क्वार्टर में जो B2C सेगमेंट है कंपनी का उसके रेवेन्यूज अप्रोक्सीमेटली 18.4% से इंक्रीज हुए, मेनली बिकॉज ऑफ हायर टेस्ट वॉल्यूम्स। एंड मुंबई मार्केट का जो रेवेन्यू है जो कंपनी के लिए काफी की मार्केट है उसमें भी 18% का इंक्रीज देखा गया है। कंपनी ने अभी भी कहा है कि उनका जो स्ट्रेटेजी है दैट इज टू इम्पैक्ट द फुटप्रिंट इन Tier 3 एंड Tier 4 टाउन्स, एंड इसके लिए वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इन वाइटल क्लस्टर्स जहां पर वो ज्योग्राफीज में पेनिट्रेट कर सके। दिस इज वेरी सिमिलर टू द अप्रोच जो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स भी यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा है टू एक्सपांड टू Tier 3 Tier 4 एंड स्मॉलर टाउन्स एज वेल। APL अपोलो
ट्यूब्स के भी Q1 के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट फ्लैट रहा है कंपनी की का जो रेवेन्यू है, दैट हैज रिजन बाय जस्ट 9.5%। ओवरऑल जो एक स्टैग्नेंसी दिख रही है कंपनी के रेवेन्यूज में एंड प्रॉफिट्स में, वो अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। कंपनी के EBITDA की बात करें तो एक 2% का ईयर ऑन ईयर डिक्रीज है, बट 8% का इंक्रीज है ऑन अ सीक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस। EBITDA per ton was rupees 4,183, which is a 10% year-on-year decline, but 1% increase from the Q4 of FY24। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कंपनी के हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम रहे एट 7,21,000 टन्स इन Q1 of FY25, which is higher than the previous quarters as well। तो कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी का फ्रॉम वैल्यू एडेड सेगमेंट वो इंक्रीज हुआ है टू 60% फ्रॉम 54% जो Q1 ऑफ FY24 में रहा था। तो ये एक अच्छा इंक्रीज है कंपनी के लिए, बट स्टिल ओवरऑल मार्जिन अगर हम देखें, दे आर स्टिल एट लोअर लेवल्स ओनली। कमोडिटाइज्ड बिजनेस का जो नेचर है उस वजह से मार्जिन यहाँ पर ज्यादा नहीं होते, एंड इसी वजह से वॉल्यूम्स अच्छे होने के बावजूद कंपनी की जो रेवेन्यू नंबर्स है वो करेंटली ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे। सो दैट कंक्लूड्स आवर न्यूज फॉर टुडे। हमारे फाइनल सेक्शन पर अब हम बढ़ते हैं, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो ओलंपिक्स कंक्लूड हुए हैं एंड पेरिस ओलंपिक्स जो थे, इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें फॉर द ओलंपिक्स, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर पेरिस ओलंपिक्स वाज $8.7 बिलियन। तो इसको अगर हम कंपेयर करें विद द प्रीवियस गेम्स, तो ये काफी हद तक कम रहा है। एंड यही पूरी बात है अबाउट द ओलंपिक्स। एक टाइम पर ओलंपिक्स होस्ट करना एक मैटर ऑफ प्राइड रहा करता था। बहुत सारी सिटीज जो है वो बिड करते थे फॉर होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स, बट चीजें अब बहुत चेंज हो चुकी है। अगर हम रिसेंट ओलंपिक्स की बात करें, जैसे बीजिंग में हुए थे या फिर लंदन में हुए थे, रियो में हुए थे 2016 में, तो ये सारे ओलंपिक्स में जो खर्चे आए थे, दे डिड नॉट मेक सेंस फॉर द बेनिफिट्स जो उस सिटी को या फिर उस कंट्री को मिले थे। इसी के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। जो बिड्स होते हैं ओलंपिक्स में, उसके लिए जो सिटीज होते हैं वो भी बहुत कम हो चुकी है। इनफैक्ट जब 2024 का बिड पेरिस ने जीता था, उस टाइम पर सिर्फ दो सिटीज ने बिड किया था, पेरिस एंड LA, जो अगले ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है इन 2028। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो है वो चेंज हो गए हैं। इसी वजह से पेरिस ओलंपिक्स में एक अलग अप्रोच यहाँ पर पेरिस ने अपनाया था। उन्होंने यही कोशिश की कि मैक्सिमम चीजें जो है वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ही यूज करे, वो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो जो इकोनॉमिक्स है वो इतने चेंज हो गए हैं। 1960 के बाद से देयर इज ओनली वन ओलंपिक, दैट वाज 1984 लॉस एंजलिस, जो प्रॉफिट में गया था। बाकी मोस्ट केसेस में the Olympics have gone into budget overruns, बहुत ज्यादा खर्चे हो गए थे compared to what was originally envisaged। तो ट्रेडिशनली हमेशा से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि ओलंपिक्स के चलते जो होस्ट सिटी है उसमें ज्यादा जॉब्स बनेंगे, टूरिस्ट आएंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। पर ये सारी चीजें अब जो है वो कम होने लगी है। जो रिसेंट ओलंपिक्स देखे गए थे वहां पर कॉस्ट डिड नॉट मेक सेंस टू द बेनिफिट्स दैट दे वर गेटिंग। तो अब हम एक ऐसे स्टेज पर जा रहे हैं जहां पर सिटीज आर नॉट वेरी कीन टू होस्ट ओलंपिक्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ होस्टिंग ओलंपिक्स हैव गॉन। सो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था यहाँ पर कि किस तरह से कॉस्ट ओवररन्स एंड प्रॉब्लम्स विद होस्टिंग ओलंपिक्स आर अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ सिटीज एंड हाउ दे आर होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स। इसी के साथ आज का ये एपिसोड भी कंक्लूड होता है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा विद मैक्सिमम पीपल। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।